वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज क्लास 9th मैथमेटिक्स आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चैप्टर 7 त्रिभुज को स्टार्ट किया है, यानी ट्रायंगल को स्टार्ट किया है, जिसमें आपको पहला वाला पार्ट वाला वीडियो तो आपको मिल ही चुका होगा, जिसमें हम लोग काफी अच्छे तरीके से जो है ना उसमें हम लोग ट्रायंगल को जाने, उसकी परिभाषा को जाने, है कि नहीं है, उसकी परिभाषा को जाने, उसके पदों को जाने, यानी ट्रायंगल में क्या होता है, तो आपका कोण होता है, आपका भुजा होता है, आपका शीर्ष होता है, आपका शीर्षलंब होता है, आपका मालिका होती है, आपका क्या बोलते हैं गुरुत्व केंद्र होता है। ये सब इन सब का परिभाषा क्या है, इनको कैसे पहचानते हैं, इन सारी चीजों को हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले पार्ट में देखा हुआ था। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होते हैं, इसको हम जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जब तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी वो बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कोण क्या होता है, तो दो रेखाखंडों के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आपका भुजा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, त्रिभुज जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, ठीक है, उन रेखाखंडों को क्या कहते हैं, त्रिभुज की भुजा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष का मतलब ये दो रेखाखंडों के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपका शीर्ष कहते हैं। शीर्षलंब क्या होता है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया वो ऐसा रेखाखंड जो कि सामने वाली भुजा पर क्या बना है, 90 डिग्री का कोण बना है, उसे हम क्या कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। मालिका क्या होती है, तो लिखते हैं शीर्ष से मालिका क्या होती है, तो मालिका हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी शीर्ष से खींचा गया ऐसा रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मालिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आपका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो आप जानते हैं कि शीर्ष 3 है तो मालिकाएं भी तीन होंगी। अब मालिकाओं के जो तीनों रेखाओं का मालिका के जो तीनों रेखाओं के जो कॉमन बिंदु होते हैं, वनिष्ठ बिंदु होते हैं, उसी वनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उसी वनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं क्या, गुरुत्व केंद्र। यानी कोणों की संख्या क्या होती है, 3 होती है, भुजा की संख्या क्या होती है, 3 होती है, शीर्ष कितने होते हैं, आप 3 होते हैं, शीर्षलंब कितना होता है, वो भी 3 होता है, मालिका कितनी होती है, तो वो भी 3 होता है, गुरुत्व केंद्र कितना होता है, तो गुरुत्व केंद्र कितना होता है, गुरुत्व केंद्र आपका 1 होता है। यानी इन सब चीजों को जो है हमने पहले वाले पार्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो अगर उसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या, तो आपका त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उन सारी चीजों को क्या करना है, हमको जानना है। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या करना है, हमको डिस्कस करना है आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो है ना आपका टॉपिक जो है ना उसको हम लिख लेते हैं, तो आपका क्या है, तो पार्ट्स ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका सेकंड लेक्चर हो गया। तो अब सबसे पहले जो है ना त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, भुजा के आधार पर, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा क्या होता है, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब जान लेते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला क्या होता है, तो पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इसको हम बोलते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा क्या होता है? और तीसरा जो होता है आपका क्या? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं क्या? एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल का ये तो हो गया क्या? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो गए। क्या हो गए? भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु होता है, और क्या होता है आपका? विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब जो है ना कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं आपका? तो पहला होता है क्या आपका? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है क्या? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को कहते हैं क्या? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और तीसरा जो है ये क्या है आपका? है ना अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो बारी बारी से जो है ना इन सभी के परिभाषाओं को, ठीक है, हम क्या करेंगे? जानेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना क्या कहते हैं कि अगर इसको लिखना है तो इसको लिखें। और सबसे पहले भुजा के आधार पर जो है ना हम समबाहु त्रिभुज को देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज आपका होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या आपका भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज के परिभाषाओं। ठीक है, तो अब जो है ना अब इन सबका हम परिभाषा देखते हैं। तो भुजा के आधार पर पहला आपका त्रिभुज क्या था? तो हाँ वही आपका समबाहु त्रिभुज। क्या था? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखेंगे। तो ऐसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मतलब है कि एक अगर त्रिभुज हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो मतलब क्या है कि ए बी बराबर है किसके? आपके बीसी के, और ये बराबर है किसके? आपके एसी के बराबर। मतलब क्या तीनों भुजाएं जो है ना आपस में अगर बराबर होती हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि ए बी 4 cm है तो बीसी भी क्या होगा? 4 cm होगा, और एसी भी क्या होगा? 4 cm ही होगा। यानी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि तीनों भुजाएं अगर, वैसे त्रिभुज इसके तीनों भुजाएं अगर बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। अब आगे क्या है? दूसरा नंबर जो है आपका क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिनके जिनके कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि कोई भी त्रिभुज बनाइए, तो तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा अगर क्या हो बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना दें, ऐसा इसका नाम दिया क्या? पी क्यू आर। अब मान लेते हैं कि ये और ये क्या है? बराबर है, मतलब कोई भी दो भुजा, जरूरी नहीं, यहाँ बता दीजिए, जरूरी नहीं है कि पी क्यू जो है ना वो क्यू आर के इक्वल हो। आपका पी क्यू जो है ना पी आर के भी इक्वल हो सकता है, चाहे पी आर जो है ना। मतलब क्या है कि वैसा त्रिभुज जिनके कोई भी दो भुजा, इनमें से तीनों में से ना कोई भी दो भुजा अगर बराबर होते हैं तो वैसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, अगर हमारे अनुसार देखें तो पी क्यू को हमने क्या किया है? बराबर किया है किसके? क्यू आर के। ठीक है, तो दो भुजा क्या है? आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे क्या? यहाँ पे क्या हो गया? आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। ठीक है, तो अब तीसरा जो है आपका क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो तीसरा जो है ना आपका क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम क्या कहते हैं? एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल क्या होता है? तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं, इन्हें तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। ठीक है, असमान हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये है कि अगर एक हम त्रिभुज बनाते हैं, मान लेते हैं क्या? आपका क्यू एम एन को, मतलब क्या कि यहाँ पे तीनों क्या है? अलग अलग है। ये दूसरा अलग है और तीनों क्या है? अलग है। मतलब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब तीनों क्या है? अलग अलग लेंथ का हो, तीनों की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो। जैसे मानते हैं ये 2 है तो ये क्या होगा? 4 होगा। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 1 है, ये 3 है, मतलब क्या? तीनों को मतलब क्या? अलग अलग उसका क्या होगा? अलग अलग उसका मान होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि क्यूएम जो होगा ना वो इक्वल नहीं होगा किसके? एमएन के, और इक्वल नहीं होगा किसके? आपके क्यूएम के। ठीक है, मतलब तीनों भुजा की जो क्या बोलते हैं वैल्यू जो होगा, जिसका लंबाई जो होगा वो अलग अलग होता है, तीनों का अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं क्या? विषमबाहु। और जिसका जो है ना दो भुजा अगर बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो तो उसे कहते हैं समद्विबाहु। और जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अगर इतना बात क्लियर हो गया तो ये तो हो गया क्या? ये सब किसकी बेसिस पे हो गया? तो बाहु का मतलब क्या है कि भुजा। बाह मतलब क्या? भुजा। यानी ये जो तीनों भुजा होगा, तीनों जो आपका ट्रायंगल हो गए, यानी आपका त्रिभुज हो गया, वो भुजा के आधार पर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को। तो अब क्या देखना है हमको? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले जो त्रिभुज आता है वो क्या होता है? आपका आता है क्या? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यानी न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो लिखिए वैसा त्रिभुज जिनके तीनों कोणों जिनके तीनों कोण 0 डिग्री से अधिक
तथा 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? लाइन एंड एंगल्स में, रेखाएं और कोण में जो है ना, आप प्रूफ कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम त्रिभुज बना लेते हैं, आपका एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, तो बोल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर क्या हो, 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं अगर 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं कितना? 80, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं कितना? 50। तो बताइए ये जो आपका त्रिभुज है वो न्यून कोण है कि नहीं है? न्यून कोण है। सीधा सा मतलब है कि तीनों कोणों का योग तो 180 है, 50 + 100 8 कितना? 180 तो है। तीनों कोणों का योग तो 180 होना चाहिए, लेकिन जो तीनों कोण है वो 90 और 190 और जो है ना 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो बताइए 0 और 90 के बीच में 50 है कि नहीं है? 0 और 90 के बीच में 80 है कि नहीं है? 0 और 90 के बीच में 50 है कि नहीं है? है ना? तो देखिए तीनों कोण जो है ना, तीनों कोणों का जो मान है वो 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है। तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई भी त्रिभुज जिनके तीनों कोणों का मान का योग 180 तो होगा, लेकिन तीनों कोणों का जो मान होगा वो 0 और 90 से बीच में, 0 और 90 के बीच में होगा, तो हम क्या कहेंगे? वैसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है ना आपका दूसरा क्या है? आपका जो दूसरा त्रिभुज है वो क्या है? आपका समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर एक हमने त्रिभुज बनाया, एक हम त्रिभुज बना रहे हैं क्या आपका ABC, और इसमें हमने एक कोण को दे दिया क्या? 90 डिग्री। क्या दे दिया? 90 डिग्री हो गया। और इसको मान लेते हैं कितना? आपका 45 है, और इसको मान लेते हैं कितना? आपका 45 है, ठीक है। तो देखिए क्या सब परिभाषा देखिए क्या है? वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। बताइए इसमें एक कोण 90 डिग्री है कि नहीं है? तो हम क्या कहेंगे? ये जो त्रिभुज ABC है क्या समकोण है कि नहीं है? ये आपका त्रिभुज जो है क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों? क्योंकि एक कोण जो है ना इसका क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब आपका जो तीसरा त्रिभुज है वो क्या है? अधिकोण त्रिभुज। क्या है? अधिकोण त्रिभुज। ये क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है? तो लिखते हैं वैसा त्रिभुज जिनके तीनों कोणों जिसमें जिनके एक कोण क्या लिखेंगे? वैसा त्रिभुज जिनके एक कोण क्या हो? जिनके एक कोण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे
अब देखिए यहाँ पे बताइए, यहाँ मान लेते हैं कि ये PQR त्रिभुज है, तो PQR त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि वैसा त्रिभुज इनकी एक कोण क्या हो, एक कोण नहीं, एक कोण, ठीक है, एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 से कम है। तो बताइए एक कोण जो है 90 से अधिक है कि नहीं है, लेकिन 180 से तो कम है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो बताइए इसमें से कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम लोगों ने सीख लिया क्या कि त्रिभुज के जो कितने प्रकार होते हैं, तो कोई भी आदमी अगर पूछता है कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भुजा के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, तो 3 तरह के, कोण के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, तो आपको 3 ही होते हैं। अब उसका आप जानते हैं कि भुजा के आधार पर 3 तरह के होते हैं, समकोण, समद्विबाहु और आपका विषमबाहु। और कोण के आधार पर तो 3 होते हैं आपके, क्या, न्यून कोण, आपके समकोण और अधिक कोण। परिभाषा बोले तो आप ये परिभाषा बता सकते हैं, एग्जांपल आप देख के बता सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें, ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आ गया है, अगर इतना बात समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब जो है ना अपना अगला टॉपिक जो है, ठीक है, अगर इतना बात क्लियर हो गई तो चलिए अपना अगला टॉपिक को हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक को अगले स्लाइड में देखते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। चलिए तो अब जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो क्या है, सर्वांग समता या सर्वांग सम आकृति, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले जो है आपका देख लेते हैं क्या, सर्वांग समता, सर्वांग समता, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। अब यहां पे लिखेंगे सर्वांग समता का अर्थ, सर्वांग समता का अर्थ सारे भाग, क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं सारे भाग बराबर से है, बराबर से है। अगर हम कहते हैं कि दो आकृति सर्वांगसम है, इसका मतलब है क्या, दोनों आकृति का पर ईच एंड एवरी पार्ट, यानी हर एक पार्ट, हर एक बिंदु क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। किसी भी दो आकृति को अगर कह दिया, मान लेते हैं कि बोले कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, और इसका सर्वांग बोले कि ये इसके सर्वांगसम है, इसका मतलब है इसका प्रत्येक, इन दोनों त्रिभुज का प्रत्येक एक एक पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो सर्वांगसम का मतलब ही होता है क्या, सारे भाग बराबर, यानी सर्वांगसम मींस क्या होता है, ऑल पार्ट्स विल बी इक्वल, सारे पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब है सर्वांगसम आकृति, क्या है, सर्वांगसम आकृति यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। तो सर्वांगसम आकृति क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वैसी आकृतियां, वैसी आकृतियां जिनके सारे भाग, सारे भाग मतलब क्या है, पार्ट्स, सारे भाग आपस में क्या लिखेंगे, सारे भाग, अगर सारे भाग अगर अगर आपस में बराबर होते हैं, होते हो तो, बराबर होते हो तो वे आकृति, वे आकृतियां, वे आकृतियां सर्वांगसम आकृति कहलाती है, सर्वांगसम आकृति कहलाती है। मतलब
दो या दो से अधिक वैसी आकृतियां जिनके सारे भाग अगर आपस में बराबर होते हों तो वे आकृतियां सर्वांगसम, तो वे आकृतियां सर्वांगसम आकृति कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक फिगर यानी आकृति जो है अगर क्या हो, अगर आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपस में अगर बराबर तो उसे हम क्या कहते हैं, वो दोनों जो हो आकृति जो होंगी वो क्या होंगे, सर्वांगसम आकृति होंगी। ठीक है, और कोई भी अगर आकृति सर्वांगसम होती है, ठीक है, कोई भी, यहाँ पे नोट में लिखेंगे, कोई भी आकृतियां, कोई भी आकृति, कोई भी दो आकृति अगर सर्वांगसम होती है, सर्वांगसम होती है तो उनके बीच ये इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कहीं भी अगर हम ऐसे लिखें, ऐसे कर दे और ऐसे कर दे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर्वांगसम, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का मतलब आप जानते हैं सारे भाग बराबर, सारे भाग बराबर। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो जैसे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, त्रिभुज की सर्वांगसमता, हमको त्रिभुज पढ़ना है, चैप्टर है, पढ़ना है। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या, त्रिभुज की सर्वांगसमता। ठीक है, त्रिभुज की, अब यहाँ पे जानेंगे त्रिभुज की सर्वांगसमता, त्रिभुज की सर्वांग समता, मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो त्रिभुज की, यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता की 5 कसौटियां होती है, कसौटियां होती है, जिनमें से कोई भी दो त्रिभुज उस कसौटियों को संतुष्ट करती हैं। त्रिभुज की समता की 5 कसौटियां होती है, जिनमें से कोई भी दो त्रिभुज उस कसौटियों को संतुष्ट करती हैं, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे, त्रिभुज कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो सीधा सा बात है कि त्रिभुज की सर्वांगसमता का मतलब क्या होता है, कोई भी दो त्रिभुज हो। ठीक है, 5 वो कसौटी आपको अभी हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, और उन सबको भी उस पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो उन 5 कसौटियों को अगर हम क्या करते हैं ना, 5 कसौटियों को जो है हम लिख देते हैं। पहला कसौटी क्या है आपका, एस सर्वांगसमता, इसे क्या कहते हैं आपका, साइड। ठीक है, तो क्या कहते हैं, भुजा। कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगसमता। ये तो पहली हो गई, पहला सर्वांग मतलब 5 को कसौटी में से पहला कसौटी हो गया क्या, आपका एस। दूसरा क्या होता है, एस सर्वांगसमता, इसको क्या कहते हैं, साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी।
कॉन्ग्रुएंसी। इसको क्या कहते हैं? भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है? तो आपका एंगल, साइड एंगल, सर्वांग समता। मतलब क्या? एंगल, साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी। एंगल, साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? कोण, भुजा, कोण, सर्वांग समता, सर्वांग समता, ये होता है। ठीक है। और आपका जो तीसरा है, तीसरा ऊपर क्या बोलते हैं? हाँ, तीसरा देखिए, तीसरा नीचे दिखाई दे रहा है, चाहे ऊपर भी देते हैं, आ रहा है। आपका जो तीसरा है वो क्या है? आपका एंगल, एंगल, साइड, सर्वांग समता, सर्वांग समता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल, एंगल, साइड, कॉन्ग्रुएंसी। एंगल, एंगल, साइड, कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। ठीक है। उनका है क्या? कोण, 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 भुजा, कोण, कोण, भुजा, सर्वांग समता, कोण, कोण, भुजा, सर्वांग समता। और जो आपका, ठीक है, तीसरा हो गया, ये चौथा, पहला दूसरा, ये तीसरा हो गया। ये आपका क्या होगा? चौथा होगा। और जो आपका पांचवा है ये कहते हैं क्या? RHS। क्या कहते हैं? RHS, सर्वांग समता, RHS, सर्वांग समता। इसको कहते हैं हम लोग क्या? राइट, राइट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और क्या आपका? साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण खंड भुजा। समकोण, राइट का मतलब क्या होता है? समकोण यहाँ पे है, राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, जिसको कहते हैं क्या? समकोण कहते हैं। ठीक है। तो समकोण खंड भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है। यानी समझ में आ गया ना? 5 कसौटी हो गया, एक SSS, एक SAS, एक ASA, एक AAS और एक RHS। तो कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज इन पांचों कसौटियों में से, है ना, इन पांचों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी के ऊपर क्या करती है ना? संतुष्ट करती है। तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब इस SSS सर्वांगसमता का हम यूज कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, इसको जो है ना हम जानेंगे। उसके बाद SAS का अप्लाई हम कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे। फिर आपका ASA का कैसे करेंगे, AAS का कैसे होता है, RHS का कैसे होता है। यानी इन पांचों कसौटियों को जो है ना हम दो दो त्रिभुज लेकर जो है ना हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि इनका हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, इनको कैसे हम हल करते हैं। अगर दो त्रिभुज दे दिया जाए तो कैसे जो है ना इन सब का, पांचों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो ये जो आपका सर्वांगसमता, यानी जो अब यहाँ पे जो पांचों कसौटियां है, इनका अगर यूज करना आप समझ जाते हैं, अगर इनको आप समझ जाते हैं बढ़िया से, तो आपको 9th में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 10th में भी आपको इसका काम है। वहां पे 10th में जो है ना समरूप के साथ साथ समरूप आकृति, 9th में आपको समरूप आकृति नहीं पढ़ना है, सिमिलर फिगर नहीं पढ़ना है। 10th में आपको सिमिलर फिगर पढ़ना है और सर्वांगसम फिगर भी, सिमिलर आकृति भी क्या बोलते हैं,
समरूप आकृति भी पढ़ना है और क्या सर्वांग आकृति भी पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को जो है ना आपका तो सिमिलर एक नया मिलेगा तो वहां तो पढ़ कीजिएगा, आप पढ़िएगा ही। और जो ये आपका जो सर्वांग है 5 को जो कसौटी है, ये आपके 9th में जो आप पढ़े हुए हैं वो 10th में भी आएगा, ठीक है। तो अगर 9th में अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर समझ लेते हैं इसको, तो 10th में जो है ना बउआ लगेगा, हलवा लगेगा, सीधे से मतलब है, ठीक है। तो इन 5 कसौटियों को जो है ना हम अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और देखना नहीं भूलिएगा कि ये 5 कसौटी अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो समझिए कि त्रिभुज आपके लिए बच्चा हो गया, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्लास में जो है हम देखेंगे क्या, इस 5 कसौटियों का प्रूफ को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।